टैली का, जिसमें मैंने आपको टैली का इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज टैली? व्हाट इज टैली? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ ए कंपनी। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल किसी कंपनी के दिन प्रतिदिन के डेटा को रखने के लिए किया जाता है। इसमें किसी बच्चे को डाउट? आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है टैली। अब बात आती है टैली बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो टैली बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है बाबू? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बैंगलोर यानी कर्नाटक। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट इट्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय मोर देन 7 मिलियन कस्टमर। कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो यूजर है वो 7 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर है। कितना? 7 मिलियन। बोलिए कितना? 7 मिलियन। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब ये इसका कस्टमर सर्विस नंबर क्या है? तो कस्टमर सर्विस नंबर 18,389। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? सुंदर गोयनका। जोर से बोलिए। और भारत गोयनका। बात तो समझ गए आप लोग? अब आइए, टैली का वर्जन होता है जिस तरह से MS ऑफिस का वर्जन होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन होता है, उसी तरह से टैली का भी अलग अलग वर्जन होता है। तो टैली का सबसे पहला वर्जन 3.0। टैली का सबसे पहला वर्जन 3.0 आया था 1990 में। कब आया था? 1990 में। टैली 3.0 1990। टैली 3.0 इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ टैली that has been used for basic accounting need of small business। अब एक बार हम लोग ना इसके वर्जन को देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, क्या देखो बुक में दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, चलिए। अब ये टैली का सबसे पहला वर्जन 3.0 कब आया था? टैली 3.12 कब आया था? टैली 4 कब आया था? 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 ERP 9 और टैली प्राइम। अब यहाँ से आपको हम मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। यहाँ तक मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ा दिया था। अब ये जिस तरह से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर का जरूरत होता है, नंबर जानना जरूरी है। उसी तरह कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए आपको उसके जितने भी टर्म है सारे टर्म को जानना जरूरी है। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है ऑप्शन आपका रिकॉर्ड्स। क्या है भैया? रिकॉर्ड्स। दूसरा है ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन। और तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जोर से बोलिए। पहला क्या है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। जोर से बोलिए। रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? ट्रांजैक्शन। तीसरा क्या है? जोर से बोलिए। पहला क्या है? रिकॉर्ड। दूसरा ट्रांजैक्शन। तीसरा। अब सबसे पहले रिकॉर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, स्टॉक, जर्नल, लेजर, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, अकाउंट। ठीक है ना बाबू? इन सारे चीजों को हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आइए, कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई ए क्लियर अप्रोच टू रिकॉर्ड कीपिंग। Before they begin the accounting process, they have to set up some basic accounts in which to store information. Accounts fall into the following classification. कंपनी जो है अपने हिसाब किताब को अच्छे से करने के लिए कुछ बेसिक खाते बनाती है
जिसको अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर रखा जाता है। अब आइए जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले, पहले कहा है लेखांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनियों को रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण की पहचान करनी चाहिए। उन्हें कुछ बुनियादी खाते स्थापित करने होते हैं जिनमें जानकारी संग्रहित की जाती है। खाते निम्नलिखित वर्गीकरण में आते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? An assets is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or control with the expectation that it will provide a future benefit. Assets are reported on a company balance sheet and are bought or created to increase a firm's value or benefit the firm's operation. क्या है समझिए, एक परिसंपत्ति आर्थिक मूल्य वाला एक संसाधन है। भैया जो भी यहाँ पे वस्तु है सब संपत्ति है, और ये आर्थिक मूल्य इसका है या नहीं है? है। आर्थिक मूल्य वाला एक संसाधन है जो एक व्यक्ति, निगम मतलब कंपनी या देश का मालिक है, या इस उम्मीद के साथ नियंत्रित करता है कि यह भविष्य में लाभ प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस में एसेट्स क्यों लगाता है? ताकि हम फ्यूचर में इससे पैसा कमा सके। राइट या रॉन्ग? बुलसाई में कंप्यूटर लगा हुआ है कि बच्चा लैब करेगा तो बुलसाई को पैसा आ रहा है। स्कूल वाला बस खरीद रहा है क्योंकि भैया बस से बच्चे आ जा रहे हैं, उसको पैसा आ रहा है। आदमी कोई भी संपत्ति लगाता है ताकि फ्यूचर में लाभ मिले। कंपनी की बैलेंस शीट मतलब होता है चिट्ठा, रिपोर्ट। कंपनी की बैलेंस शीट पर संपत्ति की सूचना दी जाती है। हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में टोटल कितना एसेट्स है, ये कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट पे। कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट पे। कंपनी की बैलेंस शीट पर संपत्ति की सूचना दी जाती है और फर्म के मूल्य को बढ़ाने या फर्म के संचालन को लाभ पहुंचाने के लिए खरीदा या बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको अब हम कॉमन अपने भाषा में समझा दें। किसी भी व्यवसाय को संचालन करने के लिए जिन वस्तुओं का यूज किया गया है सब संपत्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए बुलसाई को संचालन करने के लिए क्या क्या लगाया गया, तो बुलसाई को संचालन करने के लिए टीवी लगाया गया है, बेंच लगाया गया है, चेयर लगाया गया है, उसके बाद फैन लगाया गया है, ये कैमरा लगाया गया है। यानी जितने भी चीज आप देख रहे हैं ये सब होगा एसेट्स यानी संपत्ति। क्या होगा? थोड़ा एनर्जी बोलिए। संपत्ति क्लियर हुआ? इसमें बिल्डिंग आता है, लैंड आता है, फर्नीचर आता है, मशीन आता है, कंप्यूटर आता है, सारा चीज आ रहा है संपत्ति में जो व्यवसाय में यूज किया जा रहा है। इसमें कोई डाउट है? अब आइए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? जब we talk about assets, जब मैं एसेट्स के बारे में बात करता हूँ इन अकाउंटिंग में, we were generally referred to 6 different category। हम इसे 6 कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जब बात एसेट्स की आती है तो उसको कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? 6 कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहला है आपका करेंट एसेट्स। एनर्जी लेवल बढ़ा के बोलिए। दूसरा है फिक्स एसेट। क्या है? तीसरा है टेंजिबल एसेट्स। क्या है? चौथा है इनटेंजिबल एसेट्स। क्या है? पांचवा है ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या है? छठा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या है? पहला बोलिए, सबसे पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। Your property can belong to several categories. For example, a building is an example of a fixed tangible assets. आपका जितना भी संपत्ति है इस 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो ये बिल्डिंग है ये टेंजिबल फिक्स एसेट है। अब चलिए कौन क्या एसेट्स है इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है? जब हम लेखांकन में संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर 6 अलग अलग श्रेणियों का जिक्र करते हैं। पहला वर्तमान संपत्ति यानी करंट एसेट्स, अचल संपत्ति यानी फिक्स एसेट, टेंजिबल मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, परिचालन संपत्ति, गैर परिचालन संपत्ति। नोट, आपकी संपत्ति कई श्रेणियों से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए भवन एक निश्चित मूर्त संपत्ति का उदाहरण है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये सबसे पहला है करंट एसेट्स और दूसरा है नॉन करंट एसेट। जोर से बोलिए, पहला क्या है और दूसरा क्या है? पहला है शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या है? फिर से बोलो। शॉर्ट टर्म एसेट्स।
वैसा संपत्ति जो 1 साल के अंदर में कैश में आसानी से बदला जा सके उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? वैसा संपत्ति जिसे आसानी से 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सके उसे क्या बोलते हैं? बहुत थोड़ा जोर से बोलो। जैसे हो गया शॉर्ट टर्म एसेट्स में जो 1 साल, देखिए यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट टर्म एसेट जो एक यहाँ पे लालटेन के तरह एक फोटो है, ये संपत्ति है 1 साल के अंदर में रुपया बन गया। इससे क्या दिखा रहा है कि वैसा संपत्ति जो 1 साल के अंदर में आसानी से कैश में बदला जा सके उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा है नॉन करेंट एसेट्स। क्या है बोलिए तो? यानी फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। वैसा संपत्ति जो 1 साल के बाद 1 साल या उसके बाद भी कैश में नहीं बदला जा सकता आसानी से। जैसे बिल्डिंग आदमी खरीदता है तो बेचने के लिए नहीं खरीदता है, उसको कैश में नहीं बदलता है, उसको सालों साल तक रहता है। वैसा संपत्ति जो 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सके उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। और जो 1 साल के अंदर में कैश में नहीं बदला जा सके उसे बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, इसमें करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कहीं पे हम 6 महीने, दुर्गा पूजा आ रहा है, आदमी दुर्गा पूजा में जो है 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसका व्यापार सारा पैसा उसका रिकवर हो गया। कहीं पे 6 महीने के लिए पैसा लगाया, व्यापार किया, फिर उसका पैसा रिकवर हो गया। लेकिन किसी बिजनेस में लोग लाखों लाख सालों साल तक के लिए लगा देता है। आज लगाएगा तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि रिटर्न है। मेरा बात समझिएगा? तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर से बोले, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा। इसमें कोई दिक्कत है? अब आइए यहाँ पे है अकाउंट रिसीवेबल, यानी हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचे हुए, उससे हमें पैसा प्राप्त होने वाला है, तो ये भी चला जाएगा क्या आपका करेंट एसेट। एसेट तो है लेकिन कौन एसेट्स? करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? माल। हमारे पास जो स्टॉक में माल है क्या वो 7-8 साल 10 साल तक रहेगा? 2 महीना 3 महीना बिक जाएगा, तो वो 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? मैंने किसी को लोन दिया है 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, या किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दिया, वो भी तो मेरा संपत्ति है। और ये कौन सा संपत्ति है? करेंट एसेट्स। एनर्जी बोले कौन सा? और क्या इतना ही होगा? नहीं। दुनिया का वो सभी संपत्ति जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके 1 साल के अंदर में उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं भैया? डन हो गया? अब आइए अगला है आपका फिक्स्ड एसेट्स। थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा के बोलिए। वैसा संपत्ति जो सालों साल तक हमारे बिजनेस में रहता है और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देता है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। जैसे बिल्डिंग कब का बना, बुलसाई को सालों साल से प्रॉफिट दे रहा और सालों साल तक प्रॉफिट देगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर एंड मशीन आ गया, उसके बाद व्हीकल गाड़ी आ गया, उसके बाद हो गया आपको मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर। अरे बाबू बुलसाई में कंप्यूटर लगा हुआ है, लगा हुआ ना? तो बुलसाई में जो कंप्यूटर लगा है वो बेचने के लिए नहीं है, वो सालों साल पहले लगा और सालों साल तक प्रॉफिट देगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। यही कंप्यूटर किसी के लिए करेंट एसेट्स होगा और किसी के लिए फिक्स्ड एसेट होगा। अब समझ लो कैसे। बुलसाई के लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? करेंट एसेट। भैया उसको 1 साल के अंदर में बेच देगा। यस सर। तो अभी ध्यान रखो, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि हमारे बिजनेस में क्या करेंट एसेट्स है और क्या फिक्स्ड एसेट है। अरे भैया ये फर्नीचर हमारे लिए ना फिक्स्ड एसेट है, जो बेच रहा है उसके लिए करेंट एसेट। हमारे लिए जो है ये मान लो बिल्डिंग वाली खरीदे बिक्री कोई कर रहा है, ब्रोकर है, उसके लिए करेंट एसेट्स है। आज खरीदा कल बेचा परसों बेचा, ब्रोकर क्या करता है? 10 दिन पहले खरीदा बेच दिया। एक संपत्ति किसी के लिए करेंट एसेट हो सकता है, किसी के लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान देना है। हमारे बिजनेस में अपने अकॉर्डिंग अकाउंट पढ़ रहे हो, उस सब को पहले बिजनेस समझो, बिजनेस का ऑनर अपने आप को समझो, तब तुमसे अकाउंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये किसी दूसरे को मानकर नहीं बनाना है, अपने आप को मानकर बनाना है कि मैं इस बिजनेस का ऑनर हूँ, ये मेरा बिजनेस है, और उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा सारा चीज अच्छे से बनेगा। क्योंकि भैया
आप जब अकाउंटिंग का हिसाब किताब कीजिएगा तो अपने बिजनेस से कीजिएगा। गणपति बुक डिपो का आप करने वाले कौन होते हैं? टूट गया क्या है? स्टेज पे होने वाला तो हल्का है, टूट जाएगा पहले ही। हाँ चलिए यहाँ तक समझ गए। तो संपत्ति कितने तरह के अभी पढ़े आप लोग? दो, एक करेंट और दूसरा वैसा संपत्ति जिसे आसानी से 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सके उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं बाबू? और वैसा संपत्ति जो आसानी से कैश में 1 साल के अंदर में जो लंबे समय तक हमारे व्यापार में रहता है उसे क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? बिल्डिंग, फर्नीचर, उसके बाद ये लैंड, जमीन, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सब होगा फिक्स्ड एसेट्स। क्या हो गया? कैश या कैश के चेक हो गया, बैंक में हमारे पैसा है, उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक है, हमको किसी से पैसा मिलने वाला है, ये सब हो गया हमारा करेंट एसेट। समझ गया लोगों? अब अगला है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। नहीं मजा आ रहा है? जोर से बोलो। टेंजिबल और जोर से बोलो। टेंजिबल और वैसा वस्तु या संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सके उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं भैया? एनर्जी लेवल बढ़ा के बोलिए, और एनर्जी में बोलिए। वैसा संपत्ति जो जिसको क्या किया जा सके, देखा या छुआ जा सके उसे क्या बोलते हैं? भैया किसको देख सकते हैं, छू सकते हैं? भैया कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल। मशीन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल। फर्नीचर को देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, मशीनरी को देख सकते हैं, कंप्यूटर को देख सकते हैं। ये सब हो गया टेंजिबल। जोर से बोलो टेंजिबल। ऐसे समझ गए? यस सर। सिंपल एक लाइन में जितना भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब हो जाएगा ट्रांजिबल। नहीं टेंजिबल बोलिए तो क्या हो जाएगा? एसेट्स। डन हो गया। अब ये अगला है इनटैंजिबल एसेट्स। क्या है भैया? वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ न जा सके, वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ न जा सके उसे बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। बोलिए तो क्या बोलते हैं? वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सके टेंजिबल, जिसे देखा या छुआ न जा सके उसे क्या बोलते हैं? फिर से बोले। वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सके, जिसे देखा या छुआ जा सके, जिसे देखा या छुआ जा सके, और जिसे देखा या छुआ ना जा सके। क्लियर हुआ? भैया इसमें क्या आता है? तो पहले टेंजिबल में हो गया लैंड यानी जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश, ऑफिस सप्लायर, माल जो होता है, स्टॉक, ये सब हो गया टेंजिबल। क्या हो गया बाबू? अब बताइए टेंजिबल में सबसे पहला गुडविल। क्या होता है? गुडविल का हिंदी होता है ख्याति। क्या होता है? अच्छा मान लीजिए बाबू कि आपके नाम से आपका दुकान चल रहा है, ये आपका क्या है? गुडविल। कि भैया लोग दूर दूर से आपके पास आ रहे हैं। आपका कस्टमर आपका 5 किलोमीटर देखते हैं ना, कोई दुकानदार का भी है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, तो आदमी 2 रुपया महंगा देगा लेकिन सामान उसी से लेगा। ये उसका क्या है? गुडविल है। आप मान लेते हैं गांव में आपका बिहेव अच्छा है, कोई आदमी आपके नाम पे उधार 10 लाख 20 लाख जिसका जितना औकात है 10,000 5,000 20,000 का सामान उधार दे देता है ना। जाइए तो अननोन जगह पे माचिस आपको उधार देगा? क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कोई गुडविल नहीं है। लेकिन गांव में आपका गुडविल बना हुआ है। कुछ लोग गांव में ऐसा बना के रखता है कि साले को 1 रुपया का माचिस और जिससे लीजिएगा उसको दोबारा पैसा नहीं लौटेगा तो कभी देगा नहीं। इसलिए वक्त किसी भी समय खराब आ सकता है और आपको अपना रिलेशन सभी से अच्छे से बना के रखना है। किसी का भी पैसा लीजिए, किसी का भी पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी का भी पैसा लीजिए तुरंत लौटा दीजिए, ताकि एक बार लौटा दीजिएगा तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, जरूरत पड़ने पर आपको आगे हमेशा देगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को किसी से पैसा लेने का जरूरत ना पड़े, लेकिन जिंदगी ऐसा अब पड़ जाता है। तो वह ऐसा संपत्ति जिसे देखा है, गुडविल को कभी छू के देखे क्या? 2.5 किलो का है कि 3 किलो का? कभी गुडविल देखेंगे लाल है कि पीयर? नहीं ना। तो देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके उसे बोलते हैं इनटैंजिबल। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? यस सर। अगला है आपका कॉपीराइट। क्या होता है बाबू?
है प्रतिलिपि अधिकार। क्या होता है? ये क्या होता है समझिए। मान लीजिए सोना कि आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया और ये आप अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं दिया है, आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आप अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा और दूसरा आदमी अगर चुरा के मार्केट में मार दिया तो आप फ्लॉप कर जाएगा, तब नाम उसका हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। क्या प्रमाण है कि आपका है? समझ में आया? तो YouTube पे जितना भी वीडियो अपलोड होता है सबका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन होता है। भैया देखते होंगे आप किसी का टोन चढ़ा करके मारिए, सीधे स्ट्राइक मारेगा। कॉपीराइट समझते हैं? किसी भी गाना का टोन आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सारा चीज है, नो कॉपीराइट वाला अलग से लिखना होता है, तो वो आता है। किसी म्यूजिक का आप ओरिजिनल कॉपीराइट का सॉरी म्यूजिक डाल दीजिए किसी गाना का, आपका गाना में या वीडियो में वो जो स्ट्राइक मार देगा सीधा कॉपीराइट मारेगा। पहले तो कॉपीराइट मारेगा, उसके बाद स्ट्राइक मारेगा, 3 बार स्ट्राइक मारने के बाद चैनल का नाम सेट कर देगा। तो ध्यान रखिए, आप लोग कॉपीराइट जानते हैं कि नहीं जानते? अरे यूट्यूब पे तो कॉपीराइट का खेल चलता है। आप ले सकते हैं किसी के वीडियो से मैक्सिमम 30 सेकंड 30 सेकंड का क्लिप ले सकते हैं, लेकिन चाहिएगा कि गर्दा उड़ा के 1 मिनट चला दे तो फिर नहीं चलेगा। तो कॉपीराइट का हिंदी होता है प्रतिलिपि अधिकार। क्या होता है बाबू? कि ये गाना मैंने लिखा है, ये गाना मेरा है, ये टोन मेरा है, कोई भी व्यक्ति इसको अब कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसी को बोलते हैं कॉपीराइट। क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। तो ये भी तो हम इसको छू सकते हैं, कॉपीराइट को छू सकते हैं। तो ये होगा इंटेंजिबल एसेट्स। क्या हो जाएगा? पेटेंट। पेटेंट मतलब होता है एकस्व अधिकार। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब दिया, पहला आइडिया था उसके मन में। अगर मान लो कि उसका आइडिया छोड़ा करके दूसरा बना देता तो थॉमस अल्वा एडिसन तक गया, लेकिन उसने करा लिया पेटेंट। क्या करवा लिया? दुनिया में सबसे पहला बल्ब मैंने दिया। बात समझ में आ गया? अब उसका एकस्व अधिकार है उस पर। अब कोई भी आदमी लाएगा तो उसका कॉपी करेगा तो उसको रॉयल्टी जाएगा कि बउआ पहले हमारा तू दे दो, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया है? हमने किया है। बात समझ में आया ना? तब पेटेंट भी संपत्ति है मेरे लिए, ये अधिकार है, लेकिन इसमें जो है इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ब्रांड। कोको कोला क्या है? ब्रांड। कोको कोला क्या है? ब्रांड। देखिए, कुछ कंपनी ब्रांड होता है, कुछ आदमी ब्रांड होता है। बॉलीवुड का तो कहानी खत्म है, हॉलीवुड या फिर आपका भोजीवुड। पवन सिंह क्या है? ब्रांड है। उसका नाम पर खेसारी लाल यादव क्या है? ब्रांड है। उसके नाम पे केनो गाना चल जाता है, ट्रेंडिंग में रहता है। ट्रेंडिंग में देखिएगा मेन सेक्शन में दुइगो रहेगा, खेसारी लाल और पवन सिंह। ये दोनों छले रहता हमेशा, एगो कभी वो रहेगा कभी रहेगा, कभी वो रहेगा कभी रहेगा। क्या है? अभी फिलहाल पवन सिंह ट्रेंडिंग में, पूरा ट्रेंडिंग समझ रहे हैं ना? पूरा विश्व में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, समझ रहे हैं? तब क्या है भैया? ये ब्रांड है, इसका कुछ ना देगा तो चल। लेकिन वही में कोई अगर लोकल कलाकार है जिसको कोई नहीं जानता, खूब अच्छा गाना गाएगा तो वो नहीं जाएगा। ब्रांड का वैल्यू होता है। कोको कोला ब्रांड है, कोको कोला के बोतल में आप खाली शरबत घोल के रख दीजिएगा तो बिक जाएगा, लेकिन ओरिजिनल कोको कोला रोड पे लोकल बोतल में बिकेगा, कोई खरीदेगा? शोरूम में लोकल जिस पर खाली किलर छाप दिया, या महंगा कपड़ा का ब्रांड डाल दिया और उसके बाद वो लगा दिया, लटका दिया, आदमी खरीद लेगा। सही बोल रहा है ना? लेकिन ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़ा को अगर खाली उसका स्टिकर हटा कर रोड पे बेचे तो ठेला पे कोई नहीं पूछेगा इसको। हेलो, किसका है? ब्रांड। तो ब्रांड जो होता है, जैसे सरसों तेल में आता है हवाई घोड़ा, गोपाल, ये सब नाम ही है ना? तो ये क्या है? धारा। ये क्या है? ब्रांड। क्या है बाबू? ब्रांड। दूध में जो आता है पैकेट वाला, उसमें मदर डेयरी सबसे अच्छा आता है, वही ना आता है? मदर डेयरी की सुधा, मदर डेयरी भी इससे अच्छा है, मदर डेयरी सुधा से भी अच्छा है। तो मदर डेयरी क्या है? वो में केमिकल, सबसे बड़ा केमिकल वाला कौन करता लगता है? ब्रांड। तो एक ब्रांड है, उसके नाम पे उसमें कुछ डाल देगा, भैंसी के दूध के जगह पे कुछ हटा देगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिएगा ना, जो दूध बेच रहा था उसको क्या करा? पाउडर वाला घोड़े का मिला देगा, बिक जाता है कि नहीं बिक जाता? अब बोलेगा क्या? तो भैंसी का दूध। तो ये समझ गए? तो ब्रांड का वैल्यू है या नहीं है? राणा जी बोले है कि नहीं है? ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रांड हो गया, ये सब हो गया इंटेंजिबल एसेट्स।
जोर से बोलिए। मैडम जी का जो पैसा देती दे दी नहीं। ये हो गया बना। ए बकरी टॉपिक है इसलिए। ये बकरी। चलिए अब इसको समझते हैं। दो चार समझ गए? यस सर। सबसे पहला है करेंट एसेट्स। एनर्जी बोलिए तो वैसा संपत्ति जिसे एक साल के अंदर में आसानी से कैश में बताया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मतलब माल। सर एक ही साल, इससे ज्यादा नहीं। एक साल 12 महीना 12 महीना से एक दिन में से जाएगा नहीं होगा तो फिक्स रहेगा। नियम है मतलब है। इन्वेंट्री मतलब कि माल। इन्वेंट्री मतलब माल। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मतलब किसी से पैसा प्राप्त होने वाला है व्यापार में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर। कैश 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 या कैश के बराबर। कैश के बराबर जैसे चेक है। चेक क्या है? कैश के बराबर। शॉर्ट टर्म लोन, मैंने किसी को शॉर्ट टर्म में लोन दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने पहले ये 5,000 रुपया दे दिया, अभी तक काम नहीं होता, वो भी तो मेरा संपत्ति है। और कौन संपत्ति है? अरे चालू संपत्ति है। बिल रिसीवेबल, हमारा किसी का उधार है, 10 दिन में पैसा मिलने वाला है, वो भी हमारा संपत्ति है। ये सब होता है करेंट एसेट। जोर से बोलिए। अब ये फिक्स एसेट। नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट क्या? प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा जमीन है, बिल्डिंग है, उसके बाद प्लांट, इक्विपमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। एनर्जी बोलिए। थोड़ा सा लेबर बढ़ाइए। ये क्लियर है? अब अगला है आपका टेंजिबल एसेट्स। एनर्जी बोलिए तो वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सके उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ट्रक है, ये सब है जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। जोर से बोलिए। हो सकते। क्या हो जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। क्या हो जाएगा बाबू? क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि। वो दिक्कत बच्चा? नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एसेट्स। वैसा संपत्ति जो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है उसे बोलते हैं टेंजिबल ऑपरेटिंग एसेट्स। बाबू एक बात बताइए, संपत्ति तो जमीन भी है, बैंक में पैसा है वो भी है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए वो भी है, सारा है ना। लेकिन एक प्रिंटर का दुकानदार है, उसका प्रिंटिंग मशीन खराब हो जाएगा तो उसका काम ना रुक जाएगा। तो जो प्रिंटिंग मशीन संपत्ति है वो हो जाएगा उसका ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एसेट्स। होलसेल में टीवी खराब हो जाएगा, अभी काम रुक जाएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एसेट्स। बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, गुडविल बना हुआ है, वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। वो डेली यूज में नहीं आ रहा। गुडविल जरूरी है लेकिन अभी आपको प्रोडक्शन तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टीवी खराब हो जाएगा तो लेना देना है, प्रिंटर का मशीन खराब हो जाएगा तो लेना देना, यानी उससे प्रोडक्शन रुक जाएगा। अभी क्या है जो इंस्टेंटली मेरा काम रुक सकता है? तो भैया अगर लाइट कट जाएगा तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, लैब का कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या हो जाएगा बाबू? ऑपरेटिंग एसेट्स। चीनी मिल है, उसमें जो चीनी का मिल है वो क्या है बेटा? ऑपरेटिंग एसेट्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। मेरा बात समझिएगा। लेकिन उसका बहुत दूर में जमीन है जो उसके लिए यूज करता है, वो ये रखता है, कचरा उचरा रखवा रहा है, उसमें वो फिक्स एसेट, वो अभी ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। मतलब जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, देता है, वो होता है ऑपरेटिंग। और जो संपत्ति के रूप में हमारा रखा हुआ है अस्थायी रूप से, वो होता है नॉन ऑपरेटिंग। समझ गए? आप बताइए फटाफट, एसेट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया? सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? वैसा संपत्ति जिसको आसानी से एक साल के अंदर में बोलता है जैसे कैश करेंट। वैसा संपत्ति जो लंबे समय तक व्यवहार में रहता है नॉन करेंट। जिसे देखा या छुआ जा सकता है टेंजिबल। जिसे देखा या छुआ जा नहीं जा सकता है इंटेंजिबल। जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होता है वो ऑपरेटिंग, और जिससे प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता है वो। अब आइए लायबिलिटीज। कुछ लोग इसको लायबिलिटीज पढ़ेंगे। क्या है? पढ़िए। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। क्या होता है बाबू? जैसे कोई लड़का है जिसको अपने बहन का शादी करना, वो उसका लायबिलिटी है। कोई पिता है जिसको अपने पुत्री का शादी करना, वो उनका लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। उसी तरह से बिजनेस में दायित्व क्या है? हमारे बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसा अगर उधार है या कर्ज है
तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कहलाएगा? हमारे बिजनेस में किसी व्यक्ति का एक भी पैसा अगर उधार है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अब ये लायबिलिटी दो प्रकार का, पहले लायबिलिटी समझ गए, वैसा कर्ज जो हमें अभी दूसरे को चुकाना है। जैसे मान लो हम किसी से 10 दिन के लिए उधार माल खरीदे हैं 20,000 का, तो 20,000 हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। जोर से बोले बाबू। हम उससे 50 रुपया कर्जा दिए हुए, वो हमारे लिए क्या है? मेरे बात समझ में आ रहा है? बिजली बिल अभी तक नहीं दिया है, बिजली बिल हमारे लिए क्या है? टेलीफोन का बिल देना हमारे लिए क्या है? रूम का रेंट देना हमारे लिए क्या है? एडवर्टीजमेंट करवा के पैसा नहीं दिया क्या है? एम्प्लॉय को सैलरी देना अभी तक नहीं दिया क्या है? मतलब वैसा चीज, वैसा कर्ज जो हमें चुकाना है लेकिन मैंने अभी तक चुकाया नहीं है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। जोर से बोलिए। अब ये दो प्रकार का होता है, एक करेंट और दूसरा फिक्स। करेंट या नॉन करेंट। करेंट क्या है? वैसा कर्ज जो 1 साल के अंदर में ही चुका देना है। कितना साल के अंदर में? 1 साल। करेंट लायबिलिटीज, टर्म लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर एनी डेट दैट विल बी पेड विद इन अ ईयर। वैसा कर्ज जो साल के अंदर में चुकाना पड़े उसे क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी। एक बात बताइए, आप किसी दुकानदार से 1 महीना का उधार सामान खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना कर दीजिएगा, 3 महीना कर दीजिएगा, साल भर नहीं रख लीजिएगा। लेकिन कर्ज आपको 1 महीना 2 महीने के अंदर में चुकाना है तो हो जाएगा करेंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा सुना? लेकिन हम किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिए, अब बोले कि भैया आपको 6 महीने के बाद पैसा, अच्छा 6 साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे, 3 साल के बाद देंगे, तो ये हो जाएगा लायबिलिटी, लेकिन ये हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर एनी डेट दैट विल बी पेड विद इन अ ईयर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर डेट दैट विल नॉट बी पेड विद इन अ ईयर टाइम। वैसा कर्ज जो 1 साल के अंदर में नहीं चुकाना है उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हैव यू एनी डाउट? 1 साल के अंदर में कर्ज चुकाना है करेंट लायबिलिटी, 1 साल के बाद चुकाना है फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। डन। नेक्स्ट, ये तो समझ गए। नेक्स्ट है इक्विटी। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या है? जब व्यापार में हम व्यापार करते हैं तो आप शेयर होल्डर जानते हैं, जो शेयर में पैसा लगाता है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसमें 30% मेरा शेयर है, मतलब उस कंपनी का जो टोटल नेट वर्थ है, उस नेट वर्थ का 30% का मालिक कौन है? हम हैं। तो 30% का जो अमाउंट होगा उसी चीज को बोला जाता है इक्विटी। क्या बोला जाता है? इक्विटी आल्सो नोन एज शेयर होल्डर सिक्योरिटी। शेयर होल्डर मतलब अंशधारी, जो व्यापार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है, अंशधारी। इक्विटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कंपनी मस्ट रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर आफ्टर ऑल ऑफ इट्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड एंड ऑल ऑफ इट्स डेट इज पेड ऑफ। इक्विटी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए कंपनी टोटल एसेट्स टू टोटल लायबिलिटी। मतलब समझिए, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस जब होता है तो एक तो होता है कि भैया पूरा पैसा हम लगा दिए, ठीक है, पूरा पैसा तो 100% मेरा है। अब मेरा कंपनी में ना कोई आदमी आया, मान लो 1 करोड़ का कंपनी है, कितना का है? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का कंपनी है, उसमें कोई आदमी आके बोला कि भैया 30% का हम शेयर रखेंगे। कितना का भैया? 30%। तो वो जो आदमी है 30% का शेयर देगा, इसमें 30% पैसा लगा देगा। अब कंपनी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जो प्रॉफिट आएगा उसमें उसका 30%। रात भर वीडियो कॉल बंद जाता है, पढ़ने वाला देखा है, अरे मोबाइल से बंद जाता है। आइए डायरेक्ट कॉल में मजा थोड़ी है वीडियो। ऑडियो कॉल का जमाना खत्म। टाटा बाटा अभी आदमी है। हाँ अरे आपको एक्सीडेंट कर, भाई अभी आदमी है ना जी। चलिए यार 30% का कितना का भैया? अब अभी तक नहीं बोला तू वीडियो कॉल किससे करता है, गलत कहाँ सोच रही हो सर? उसको कहाँ से? अरे मम्मी बहन तो सामने बनाता है, उससे वीडियो कॉल करने का क्या जरूरत है? छत पर चल रहा है, दोस्त है, यार है, बहुत सारा दुनिया है, क्या जी? मान लीजिए कोई दोस्त है जिससे पढ़ना है वीडियो कॉल पे, तो पढ़ नहीं सकता है।
करते हैं क्या सभी? वो आज का जो है ना सुना सर उतना शरीफ जमाना नहीं है अब। आपको कैसे पता है? इसके हिसाब से गलत हाँ सही बात है। चलिए आप लोग गलत मत सोचिए। सर तो हम भी कहाँ गलत सोचे मतलब जब आदमी अपना जब इंसल्ट करवा लेता तो उसको कंपनसेट करना चाहता है। वो चीज नहीं करूँगा। इंसल्ट हो गया मतलब हो गया। तो देखिए कंपनी है 1 करोड़ का, कितना का सुना? ठीक है बाबू। और 1 करोड़ का है और इसका 30% क्या है? शेयर है। जिस व्यक्ति का वो इस कंपनी के 30% का मालिक है। और जोर से बोलिए कितने परसेंट? 30%। और जोर से बोलिए 30%। अब जमाना इतना खराब हो चुका है कि रोड पे आप बहन के साथ चलिए तो दूसरा आदमी कोई नहीं सोचेगा कि राजू सर के साथ हुआ। और राजू सर के साथ और खतरनाक हो गया था। और दूसरा चीज अगर आप रोड में अकेले चल रहे हैं बात करें अगर मुस्कुरा दिए चाहे आप किसी से बात मम्मी से बात करें आदमी मुस्कुराएगा। अब तेजी में जाकर बात करके मुस्कुरा रहे हैं तो आप आदमी समझ लेगा अच्छा चलिए 30% कितना है बाबू? 30%। 1 करोड़ का 30% का मालिक कौन हो गया? जो शेयर होल्डर है। इसका जो 30% अमाउंट होगा इसी को बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? समझ में आया? सर प्रॉफिट का 30%। प्रॉफिट का नहीं, कंपनी का जो टोटल है एसेट। जैसे मान लेते हैं कंपनी जब बिकने लगेगा अरे प्रॉफिट तो उतना लेवे करेगा 30% हाँ। और उसके बाद जब कंपनी बिकेगा तो उसमें भी कंपनी के ऊपर में अगर कर्ज उर्ज है तो पहले टोटल एसेट देखेगा कि कितना का है। उसमें से कर्जा को पहले घटा देगा उसके बाद जितना जिसका परसेंट होगा उतना उसको दे देगा। समझ गए? और लॉस लगा तो सुनी मिला। लॉस होगा तो गया अच्छा मानो 30% और 70% लॉस होगा तो इसको कम होगा उसको ज्यादा। भैया मुनाफा ज्यादा आप लीजिए अल्लाह ज्यादा हम सब। और सारे ये बोनसाई का बुक है तो वो क्या आएगा? फिक्स सेशन में आएगा करंट सेशन में? करंट एसेट स्टॉक है ना। मान लिया मतलब ये खाली नहीं बिका। नहीं वो स्टॉक है। स्टॉक में इन्वेंटरी जो होता है ना वो करंट एसेट्स में आता है क्योंकि 1 साल के अंदर में बिकिए जाएगा। ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए कोई पूछे कि टीवी क्या है बोनसाई के लिए, इसमें बताया कि देखिए बोनसाई के लिए हम बोले ना कोई किसी के लिए करंट है किसी के लिए फिक्स है। ये फिक्स में भी तो आएगा ऑपरेटिंग में तो आएगा ये कौन? मान लीजिए हाँ फिक्स भी है और ऑपरेटिंग भी है बिल्कुल है। तो दोनों आएगा इसमें। हाँ फिक्स संपत्ति भी ऑपरेटिंग एसेट्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रिंटर का मशीन फिक्स भी है ऑपरेटिंग भी है। कैसे कंप्यूटर में पड़े हैं? डिजिटल कंप्यूटर भी है पर्सनल कंप्यूटर भी है वही चीज है। ऑपरेटिंग का अलग हो गया ज्यादा काम भी नहीं ज्यादा नहीं। ऑपरेटिंग का अलग काम हो गया फिक्स का अलग काम हो गया। लेकिन एगो चीज हाँ एगो चीज दोनों हो सकता है। ये भी हम बोले हैं कि कोई चीज फिक्स है तो किसी के लिए करंट हो सकता है। जो बेच रहा है उसके लिए तो करंट है ना। हम खरीद के बिजनेस में लगा दिए तो फिक्स है। आप भी अगर खरीदिए के बेच रहे हैं तो हमारे लिए भी करंट उसके लिए भी करंट। जो लैंड का जो बिक्री उक्री करता है उस सब के लिए उसके लिए करंट है। क्लियर? अब अगला है एक्सपेंस है। जोर से बोलिए। व्यापार में क्या लगता है आपको? खाली आप मुनाफा ही कमाते हैं? व्यापार में लाभ कमाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितना भी खर्चा होता है सबको बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं भैया? मान लो तुमको कोचिंग खोलना है सबसे पहले तुम बिल्डिंग लोगे फर्नीचर बनवाओगे फिर सामान खरीदोगे मजदूरी दोगे रेंट दोगे बिजली बिल दोगे प्रचार प्रसार करवाओगे एडवर्टीजमेंट करवाओगे तुम्हारा जो आदमी काम कर रहा है उसको सैलरी दोगे अकाउंटेंट काम कर रहा है उसको सैलरी दोगे जीएसटी दोगे। भैया ये सब खर्चा है। क्या है? खर्चा। इसी को बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं भैया? एक्सपेंस। और एनर्जी बढ़ा के बोलिए एक्सपेंस। और एनर्जी में बोलिए एक्सपेंस। व्यापार को संचालन करने में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उस सभी को बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है 2 प्रकार का। एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। फिर से बोले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसा खर्च जो माल बनाने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने में लगता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलिए बाबू क्या बोलते हैं? वैसा खर्च जो माल बनाने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने में लगता है उसे क्या बोलते हैं? बाबू जोर से बोलो क्या बोलते हैं? वैसा खर्च जो माल बनाने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने में लगता है उसे क्या बोलते हैं?
और वह ऐसा खर्च जो गोदाम तक पहुंचाने के बाद बेचने तक में लगता है उसे क्या बोलते हैं? गोदाम तक आने के बाद बेचने में लगता है उसे क्या बोलते हैं? गोदाम तक आने के बाद बेचने में लगता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ तो फटाफट कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? एक डायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट भारत माता के अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, दो तरह का बात है। एक है कि दुकानदार है, माल खरीदा बेचा। एक है कि माल खरीदो किया, बनावो किया, बेचो किया। अब सीतामढ़ी में जो कपड़ा का दुकानदार सब है वो माल थोड़ी ना बनाता है, वो खरीदता है या बेचता है। तो सोना इसको बोलते हैं रीसेल कंपनी। क्या है? खरीदा बेचना रीसेल। और जो बनाता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। इसके लिए डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या समझिए। मान लो दुकान खोला, माल कलकत्ता से मंगवाता है, लोग दूर से मंगवाता है, दिल्ली से मंगवाता है, कलकत्ता से, लुधियाना से, जहाँ सस्ता मिलता है। माल खरीदने जाएगा तो जाने में ट्रेन का भाड़ा, आने में ट्रेन का भाड़ा, माल का हो जाएगा माल गाड़ी से उसका भाड़ा, फिर वहां से गाड़ी से पहुंचाएगा यहाँ पे ठेला भाड़ा, मजदूरी देगा। गोदाम तक पहुंचने से पहले जो खर्चा हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? अब गोदाम तक पहुंचने के बाद मान लीजिए 1000 रुपये का गोदाम अपना तो नहीं आता, रेंटों पे देता है, तो गोदाम का रेंट दे रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रचार प्रसार करवा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का जितना भी खर्चा है, रजिस्टर है, डस्टर है, मेंटेन करना है, सारा चीज एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, सेल्स समय में घूम घूम के करा हो, को भी लेवा हो, बड़ा लेवा वो जो बेच रहा है वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब ये बात थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बचवा सो रहा था तो थोड़ा जगाना पड़ेगा। यस सर। तो क्या है कि एक समय चला था ना रील्स, एक लड़की सी दीवाने सी प्यारी सी, और वो सर पे लेकर घुमा करते थे और बोला करते थे गुपचुप लेवा की हाँ, ये सब लेकर बेचेगा बूढ़ी लेवाओ। सरस्वती कुमार। चलिए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए? चलिए, इससे ज्यादा आगे फिर कल पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर सरस्वती जी का, दुर्गा जी का बोले। हाँ, दिखाएंगे नहीं, समझिए। अरे सारे लोग यूट्यूब खोलिए तो फटाफट फास्ट जल्दी 15-11 मिनट का वीडियो है बाबू, आप लोग जाके घर पे दिखाइए। देखिए